मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग जो है पेपर 2 जीएस पेपर 2 जो है उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। अगर आप ये देखो कि क्वेश्चन का ट्रेंड, ठीक है, तो हर साल पॉलिटी पार्ट में से भी पूछ रहे हैं, गवर्नेंस पार्ट में से भी पूछ रहे हैं, है ना। तो हाँ, पॉलिटी पार्ट में से भी पूछ रहे हैं, गवर्नेंस पार्ट में से भी पूछ रहे हैं। तो उसी उसी अकॉर्डिंग हमें, और आईआर तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ना सिर्फ पेपर 2 में बल्कि आपको एसए में और भी इवन पेपर 3 में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा उसका नॉलेज। तो आज जो हम हैं, मतलब जैसे अगर मैं पेपर 2 को डिवाइड करती हूँ तो इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज पॉलिटी, सेकेंड इज गवर्नेंस पार्ट एंड थर्ड इज आपका जो है आईआर। ठीक है, अब तीन चीजों को अब आप नोटिस करना कि बहुत सारे बच्चों का अगर आप ट्रेंड देखो तो पेपर 2 में ना 80 मार्क्स लेना भी चैलेंजिंग हो जाता है। 80 नंबर भी नहीं आ पाते, 80 नंबर तक पहुंचना ही एक चैलेंज है। 100 तक तो जो पहुंच गया उसको बहुत अच्छा है, बट 100 प्लस आना पेपर 2 में इज लाइक देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनका 100 प्लस जो है वो पेपर 2 में आता है। लेकिन अगर आप पेपर 2 का सिलेबस देखें तो पॉलिटी का पार्ट जो है वो आपका लक्ष्मीकांत से एड्रेस होता है ना। और अगर आप गवर्नेंस का पार्ट देखें तो हाफ ऑफ इट इज फ्रॉम बेसिक नॉलेज, जो टर्मिनोलॉजीज है वो पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से, प्लस इट इज अबाउट मोर अबाउट द करंट सिनेरियो, एंड ऊपर से आपको जो एआरसीज वगैरह है, ठीक है, उन सब का आपको उन सब के आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, वहां सबसे आप करते हो। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप गवर्नेंस के नोट्स लेके और इन 2-3 सोर्सेज के इंटीग्रेशन से आप जो है गवर्नेंस पार्ट को एड्रेस कर सकते हो। तीसरा पार्ट आईआर आता है। तो आईआर का तो एक ही फॉर्मूला है कि पहला बेस आपको पूरा समझना पड़ेगा पास्ट का, कि इंडिया का इस कंट्री के साथ या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी वो क्यों आई, मतलब हिस्टोरिकल जो उसका बैकग्राउंड है वो पूरा, एंड करंट कि आजकल जो न्यूज़पेपर में चल रहा है या करंट डोमेन में चल रहा है वो किस चीज से रिलेटेड है और क्या 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 हमारे क्वेश्चन में वो कैसे यूटिलाइज होगा, कैसे काम आएगा। तो इन 3 एरियाज को मिला के आपका पेपर 2 जो है वो बनता है। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रीजन कि लो स्कोर। इतना सिंपल है कि पॉलिटी तो लक्ष्मीकांत से आ रही है डायरेक्टली, और गवर्नेंस क्योंकि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो गवर्नेंस का बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये सब इतने बेसिक से टॉपिक्स हैं, पर आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो पॉलिटी में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो चीज समझने के लिए हमने फिर से पास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाया है, जो कि आपका 2021 का जीएस पेपर 2 का पेपर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉलिटी पार्ट में, देखते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और हमने उसको कैसे एड्रेस करना है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो तो पहला क्वेश्चन जो था, इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, पहली चीज कि वो पूछ क्या रहा है। दूसरी चीज आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये 10 नंबर में, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 वर्ड्स में आप इसको एड्रेस कैसे करोगे। ठीक है, तो वो 2 चैलेंज मेन है। तीसरा कि आपको पता भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Constitutional morality is rooted in Constitution itself and is framed on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. ठीक है, तो जो रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस है उनके बेसिस पे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर आप लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी हो तो आप सोचोगे कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे तो मैंने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा। फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, सब कुछ है, लेकिन कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसका नाम हो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो पूछा है वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। अब कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया नहीं है, बट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो इम्प्लिसिटली डिस्क्राइब्ड है। अब आप अगर एथिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मोरालिटी होती क्या है ना। टिपिकली एथिक्स की डेफिनेशन नहीं, बट मोरालिटी इज समथिंग मॉरल
ठीक है, कि राइट और रॉन्ग का जो एक अंडरस्टूड ट्रेंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजें समझ के रखी है कि ये चीजें सही है, देश के हित में है, हमारे जो सिटीजन्स है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो एक कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही है तो मोरालिटी क्या बोलती है, अच्छा, राइट, ठीक है। तो सबके, तो ये कहाँ कहाँ मतलब अपने आप को कैसे इसने एक्सप्रेस किया होगा हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये मोरालिटी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस कॉमन सेंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो आप डायरेक्टली लिंक कर पाएंगे कि यार जो हमारा, इवन जो हमारा प्रीएम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बोलता है, हमारे डीपीएसपी बोलते हैं, है ना, हमारी फंडामेंटल राइट बोलती है, हमारी इवन फंडामेंटल ड्यूटी बोलती है, इवन हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो बोलता है, ठीक है। इवन बहुत सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बोलती है, इन सेंस की वो चीजें, वो अधिकार हमारे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब दिख रहे हैं हमें, जो सही है, जो बेसिक ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, ठीक है, जो एज अ वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सिटीजन आपको मिलने चाहिए, वो सारे रेलिवेंट चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है वो हम उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। तो पहले तो वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, कहाँ है संविधान में, एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी, विद एग्जांपल ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझ सकते हैं। अब हम डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। अब ये तो हमें समझ आ गया कि यार वो सब जगह पे रिफ्लेक्ट हुई है, पर अब हम लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करेंगे। तो देखो 10 नंबर में बहुत सारा आपके पास एडवेंचरस होने का टाइम नहीं होता, ना ही इनोवेटिव होने का टाइम होता है, आपके पास एक बेसिक सा टाइम होता है क्वेश्चन को एड्रेस करने का। तो अगर आप समझो, इसने सीधे बोला कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजन। तो उसको कुछ जुडिशियल डिसीजन चाहिए और उसको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, दो चीजें आपसे। तो पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिफाइन की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड एट एसेंशियल फेसेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोला था, हमने भी उसी लाइन से इंट्रोडक्शन को उठाया, ठीक है। एक ऐसी अप्रोच भी होती है इंट्रोडक्शन की, और कहाँ कहाँ है, सच एज प्रियम्बल में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, एक्सेट्रा, हर जगह आपको, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मॉरल ही होगा ऑब्वियसली। दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन जब तक वो कोई डिक्टेटोरियल कंट्री पावर ना हो तब तक इमोरल नहीं हो सकता। इसका मतलब है संविधान में जो भी लिखा है वही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, इसके सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हैं। पर डॉक्ट्रिन क्या है, देयरफॉर उसने पूछा ना एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन, तो अब डॉक्ट्रिन बताएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। पहले बताया संविधान में कैसे है, फिर बताया देयरफॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या बोलता है, इंश्योर्स जस्टिस, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कहां से लैंग्वेज उठाई है, यहीं से, प्रियम्बल से, ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज, पॉलिटी के क्वेश्चन में पॉलिटी की लैंग्वेज आनी चाहिए, ओके। तो इट इंश्योर्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सिक्योर्स फंडामेंटल फ्रीडम which provides liberty of thought, belief, action, expression, faith, जो भी आप है, ठीक है, सब अपना लैंग्वेज लिख दो। protects rights, promotes equality, ultimately क्या जाता है, with ultimate intention to achieve inclusive, sustainable, equitable, all round development of every single individual। अब ये कहीं पे हमारे लक्ष्मीकांत, हमारे न्यूज़पेपर या कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी जो आपको प्रैक्टिस और एप्लीकेशन से आएगी। ये नहीं है कि आप बस पढ़ के रट्टा लगा के बैठ गए, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना और समझना है कि कैसे नॉलेज यूज होगा। पॉलिटी के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, पॉलिटी की लैंग्वेज, तो यहाँ पे जो भी हमारे बुकिश लैंग्वेज थी उसके थ्रू मैंने, अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं ना, अल्टीमेट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ठीक है, हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ हो, तो उसी सब को मतलब ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इक्विटेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इनइक्वालिटीज को कर्व करने के लिए जो जो भी प्रोविजंस हमारे संविधान में अलग अलग जगह पे दिए हैं, जो जस्टिस प्रमोट करते हैं, जो फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, वो सारा भाई डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो यही बोलता है कि हर किसी को एक आजाद भारत में,
ठीक है, न्याय भी मिलना चाहिए, ठीक है, उसके राइट्स भी मिलने चाहिए, उसके पास आजादी भी होनी चाहिए, थॉट बिलीव एक्सप्रेशन जो करना चाहते हैं अल्टीमेटली कहाँ, ठीक है, कि हमारे देश के जो मेन एजेंडा है वो ग्रोथ के वो अचीव हो सके। समझ गए किस तरीके से हमने इसको एड्रेस किया? फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी। अब विद हेल्प ऑफ रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजन, अब जब वो बोल रहा है रेलिवेंट जुडिशियल डिसीजन, तो देखो जब आप प्रिपेयर करोगे तो कुछ जुडिशियल डिसीजंस तो लैंडमार्क जजमेंट्स है, तो लैंडमार्क जजमेंट्स जितनी भी है आपने एक पेज बनाना है, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, जिसमें आपने लिखना है कि लैंडमार्क जजमेंट, जब प्रिपेयर करते हो ना पॉलिटी, ऐसे ही एक पेज बनाना है कि लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, और लैंडमार्क जजमेंट ऐसे करके आपने 1 2 3 जो चल रही है, या गूगल कर लेना कि कौन कौन सी थी, कुछ केसेस आपको पढ़ के समझ जाएंगे, कुछ आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे, केशव नंदा भारती केस मिल जाएगा, मिनर्वा मिल जाएगा, ऐसे ऐसे गोलकनाथ केस मिल जाएगा, अलग अलग जगह अलग अलग चैप्टर में केसेस है। तो आपने एक लैंडमार्क जजमेंट्स की ऐसे लिस्ट बना लेनी है, ये आपको 100,000 जगह काम आएगी, ये आपको क्लास अपार्ट बनाएगी, ये आपको बहुत सारे नंबर देगी। फिर वो जजमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है, उस जजमेंट का आउटकम क्या है, और वो कौन से चीजों को एड्रेस करता है, ये आपने एक प्रिपेयर करके रख लेना है। तो ऐसे ही एक लैंडमार्क जजमेंट से 2-3 उठा के फिर आप एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि यहाँ तो पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन में मोरालिटी, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही मॉरल है। तो जरा देखते हैं कि कैसी ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हुई। तो हमने दूसरा पार्ट जो है उसमें ये लिखा, रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन विच हैज अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी आर। अब यहाँ पे बात किया हमने केशव नंदा भारती केस का, अब सबको इस केस के बारे में पता है, पर हमने 2 लाइन में बताना है। देखो सिर्फ ये लिख के काम नहीं चलेगा, इन केशव नंदा भारती केस, फिर इन केदारनाथ केस, इन श्रेया सिंगल केस, आपको 2-3 लाइन में उसको डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि अल्टीमेटली उस केस में क्या हुआ एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर आंसर, हाउ इट इज रिलेटेड टू, क्योंकि अल्टीमेटली हमने उसको सॉरी अल्टीमेटली हमने उसको लिंक करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के साथ, ठीक है। तो केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, फॉर एनी अमेंडमेंट मेड बाय एग्जीक्यूटिव, जिससे जो डिक्टेटोरियल पावर है इनकी वो रिस्ट्रेन हुई। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी was reflected in protecting the basic structure of Indian Constitution itself, कि जो rights है कि कोई आपकी अथॉरिटेरियन रिजीम नहीं चलेगी, इट इज अ डेमोक्रेटिक रिजीम, है ना, तो राइट्स ऑफ पीपल इज रिस्पेक्टेड अबव ऑल। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियल जो डिसीजन है उससे रिस्टोर की, रीइंस्टेट की। अब अगला केस हमने केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार डाला। सबको पता है कि दिस इज अ वेरी फेमस केस फॉर सेडिशन, ठीक है, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया था कि सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट को सेडिशन नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हो तो सेडिशन के चार्ज लगा के उस इंसान की तो जिंदगी मुश्किल बना दी जाती है। तो इसमें केदारनाथ, तो अगेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी की इमोरल प्रैक्टिस ना हो सके, सब इक्वल है, सबको एक्सप्रेशन, उनकी फ्रीडम जो है वो पैरामाउंट है और उसको प्रोटेक्ट किया है। तो उस जुडिशियल डिसीजन में केदारनाथ में कोर्ट ने सीधे सीधे सेडिशन को डिफाइन किया है, ठीक है, कि लॉ विल ओनली अप्लाई इफ देयर इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और वायलेंस मतलब डायरेक्टली अगर वायलेंस को आवाज देता है कि उतर आओ वायलेंस पे, तो उसको सेडिशन माना जाएगा। ये नहीं कि किसी पॉलिसी को या किसी गवर्नमेंट के एक्शन को क्रिटिसाइज किया। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी यहाँ रिस्टोर हुई। फिर अगला कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगेन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया श्रेया सिंगल केस में, जहां जुडिशरी ने सेक्शन 66 ऑफ ए ऑफ आईटी एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया, ये बोल के कि कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट करके आप उसको ऑफेंसिव कंटेंट बना के किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते, ये बहुत ही वेग और आर्बिट्ररी ग्राउंड है, इसलिए अगेन प्रोटेक्टिंग मॉरालिटी एंड गारंटिंग फ्रीडम। तो हमने यहाँ पे जो जितनी भी जुडिशियल रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस हुए हैं उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी के साथ लिंक करके और बीच में राइट्स वगैरह जो भी प्रोटेक्ट हुआ है उसको हाईलाइट करके क्वेश्चन को एड्रेस किया। एंड में एक लाइन कंक्लूजन की लिखना जरूरी है,
Therefore, it can be seen that constitutional morality mentioned is important facet of constitution and is protected through judicial activism. खत्म। 10 नंबर में इससे ज्यादा लिखने का ना टाइम होगा ना लिख पाओगी, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन को टारगेट करके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन किया और हमने रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस को बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के साथ लिंक किया और कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया है कि इन क्वेश्चन में कैसे मार्क्स लाने हैं, जो लैंग्वेज यूज करनी है वो क्या क्या है, कहाँ से आप उस लैंग्वेज को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज वो पूछ सकता है, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो मैम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखो इसमें पेपर 2 में पूछा है इन्होंने, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि सब कुछ नहीं पढ़ना पॉसिबल है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है अगर ये पता चल जाए और क्या नहीं पढ़ना है अगर ये पता चल जाए तो 50% पेपर की तैयारी तो उसी से हो जाती है ना, बिकॉज यू डू नॉट वेस्ट टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज। अब अगर बात करते हैं पॉलिटी पेपर 2 की, तो देखो एक तो आपको बेसिक, ठीक है, बेसिक मैंने जब लक्ष्मीकांत बोला तो इसमें से भी पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस है उसमें जाके देखना ये कौन से एरियाज में जाते हैं। हर साल इनके सेट एरिया है, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अगर आप टोटल अगर लिस्ट बनाओगे ना तो 10-15 से ऊपर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जो आपको तैयार करने हैं फाइनल के लिए। तो पहले आइडेंटिफाई करो पीछे जाकर कि कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को तैयार करो, उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में तैयार करो। पॉलिटी बेसिक ऐसे तैयार हो गया। दूसरा, जब भी आप न्यूज़पेपर करंट देख रहे हो उसमें कोई भी न्यूज आ रही है, वो न्यूज अपने में एक हिंट देती है कि भाई ये क्वेश्चन तैयार कर ले, इस पे पक्का क्वेश्चन इस बार बनेगा। तो आपको पता है ये क्वेश्चन क्यों आया 2021 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्या हुआ था, कुछ वुमेन जजेस को जो हायर जुडिशरी में है, ठीक है, 3 वुमेन जजेस को जो है वो अपॉइंट किया गया। तो उस वक्त न्यूज़पेपर में भर भर के एक महीने तक ऑलमोस्ट सब न्यूज़पेपर में मतलब किसी ना किसी तरीके की खबर आती रही, रोल ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। तो जब ये क्वेश्चन आया, जब ये न्यूज आ रही थी ना, तभी सब, जब न्यूज बार बार रिपीट होती है तभी समझ जाना चाहिए कि अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो आपको प्रिपेयर 2 ही जगह से करना है, बेसिक वो एक लिस्ट बना लो, 10-15 क्वेश्चन से ऊपर नहीं है, और न्यूज़पेपर जो आ रहा है वो नहीं पूछेंगे वो, पर उसके बेस पे आपको क्वेश्चन तैयार करके रखना है सारे एंगल से, ठीक है। और वो जिसकी पहले की ये तैयारी हो गई उसको पेपर में नेवर एवर ही विल फॉल शॉर्ट ऑफ एनी रॉ मटेरियल, कभी भी उसको राइटिंग प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ वही सब तो फालतू बातों को सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा से ये चीज वाली जिसके दांत में गैप था। हेलो योगेश, आप प्लीज म्यूट कर लोगे, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो पहला ये जो क्वेश्चन है हमारा, बिकॉज 2021 में मैंने आपको बताया कि 3 वुमेन जजेस वर अपॉइंटेड, तो उसके उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका आ गया था। आपको तभी तैयार करके, जो फॉर्डर मटेरियल है भर भर के न्यूज़पेपर में आता है, तभी आपको तैयार करके रख लेना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर आपने तब पढ़ के रखा होगा पर फिर भी प्रेजेंटेशन क्या चीज है, कि आपको कैसे इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब जब आता है डिस्कस द डिजायरेबिलिटी, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है डिजायरेबल क्यों है ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। तो डायरेक्टली उसने डिजायरेबल के आपको एंगल भी बता दिए, टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस। अब जब बंदा ये लिख रहा है तो वो सीधे सीधे शब्दों में एग्जामिनर आपसे ये चाहता है कि आप इन एंगल्स, अगर वुमेन आ जाती है जुडिशरी में ज्यादा तो कैसे डाइवर्सिटी मिलेगी, कैसे इक्विटी मिलेगी, कैसे इंक्लूसिवनेस मिलेगी, इसको आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये नहीं लिखना है, मतलब
the topic role of women in judiciary, ठीक है, या representation of women in judiciary, ये एक बहुत वाइड टॉपिक है जो 10 एंगल से प्रिपेयर किया जा सकता है, पर आपको पेपर में ये देखना है कि एग्जामिनर ने उन 10 में से कौन सा एंगल पूछा है, ठीक है। नंबर आपको तभी आएंगे अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे। अगर आपने सीधे लिख दिया कि हाँ जी पहले बहुत कम वुमेन थी, अब वुमेन ज्यादा आने लगी है, हमें और रिफॉर्म्स लानी चाहिए, तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे, 3 बड़ी हद, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन एड्रेस करोगे, क्योंकि टाइम और स्पेस तो लिमिटेड है, तो आपको 6-7 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी। अब यहाँ पे डाला हमने, इसी को उठाया, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 10-10 नंबर में बड़ा कुछ लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर बच्चों में ये बहुत डाउट आता है कि मैम इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखे, बड़ी तरीके की होती है, ठीक है। डेफिनेशन लगा सकते हो, क्वेश्चन से लिंक कर सकते हो, यहाँ पे हमने क्वेश्चन से लिंक किया आंसर, दिस इज वेरी सिंपलर फॉर्म। नहीं आप बड़ी क्रिएटिव हो, ऐसे कर दो, आपको हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहीं से हमने उठाया, desirability of greater representation to women in higher judiciary became prime topic for discussion when in 2021 3 women judges were appointed in Supreme Court. This became sorry, एक second. Sorry, 1 second. Yeah, ठीक है. This brought forward. This brought forward the fact that only 11 women Supreme Court judges have been in 71 years. ठीक है, और हाई कोर्ट में अगर आप आज टोटल देखो तो जो स्ट्रेंथ है that is only and only 11%. So only 11% of total judges, ठीक है, are women. And in this high court and in Supreme Court there are only 11 women judges. तो अगर इस चीज को आप देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एग्जामिनर को इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए उसको बता दिया कि मुझे पता है तुमने क्यों पूछा, तो एक इंप्रेशन चला गया कि आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। मोर ओवर एडिंग फैक्ट एंड डाटा and that also in regard to a current news in the newspaper provides validation to my answer. आप भी देखो कितना अपीलिंग, कितना इम्प्रेसिव लग रहा है ये, कि सीधे ही मैंने बता दिया कि ग्रेटर, भाई आज तक तो ये डिबेट ही नहीं शुरू हुई, ये तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी तब बना जब 3 औरतें हमारी सुप्रीम कोर्ट जज में अपॉइंट हुई। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरीके की इंट्रोडक्शन ना बहुत ही आपको कमाल के नंबर दिला सकती है, ठीक है। तो कुछ भी अगर न्यूज़पेपर से पूछ रहे हैं और अगर उसने उनको क्वेश्चन फैक्ट में पूछा है तो आप उसको बता दो कि न्यूज़पेपर में तो आया ही था, साथ में कुछ फैक्ट भी बता दो कि ये भी है, डाटा हमने उस वक्त इकट्ठा किया, ठीक है, आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। नाउ वी नीड टू एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हियर, कि अब जब ये है, उसने बोला ना कि ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन क्यों इन एंगल में डिजायरेबल है, अब हमने उसी को जो से डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस है, उसी को हमने 1 2 3 में आगे आके डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही हम आंसर कर रहे हैं। नाउ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वुमेन जजेस विल बी अ सिंबॉलिक ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। कैसे, ठीक है, दिस विल promote equality of participation and opportunity, it will curb the glass ceiling. तो पहले हमने यहाँ ये एंगल प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, कि उसने बोला ना कि कैसे इक्विटी, तो हमने जेंडर इक्वालिटी बोली, जेंडर एम्पावरमेंट बोली, कम डिस्क्रिमिनेशन होगी, औरतों को भी उनका स्टेटस बढ़ेगा, उनको इस तवज्जो से देखा जाएगा, ठीक है, कि बीइंग इन पोजीशन ऑफ पावर इट हैज अ वेरी डिफरेंट इंप्रेशन ऑन द सोसाइटी, ठीक है। एंड उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, वो भी ज्यादा पार्टिसिपेट करेगी इन हायर डिसीजन मेकिंग, इन जॉब्स, इन हायर दिस जुडिशियल जॉब्स, ठीक है। एंड दिस विल कर्व द ग्लास सीलिंग। पहला एंगल हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट, ठीक है, कैसे मोर इंक्लूसिवनेस, ये हमने इक्विटी वाला एक्सप्लेन किया, इंक्लूसिवनेस वाला कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कोर्ट रूम विल बी मोर वुमेन फ्रेंडली। कैसे, अब आप ही सोचो कि एक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एक औरत की प्रॉब्लम ज्यादा समझ सकती है, वो जेंडर सेंसिटिव भी होगी। हम एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी में जहाँ रहते हैं, अभी एजुकेटेड लोगों से तो हम फिर भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बट हमारी सोसाइटल अपब्रिंगिंग ऐसी है कि थोड़ा थोड़ा माइंड का बेंड जो है पैट्रियार्कियल रहता है, ठीक है।
अब जो लोग जुडिशरी वाले फॉर्म में है वो तो इस चीज से उठ गए हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड एनलाइटनमेंट एंड द एक्सपोजर, पर जो लोग जा रहे हैं, जो औरत भी अपनी चीज को रिपोर्ट नहीं करेगी, अपनी प्रॉब्लम को खुल के नहीं बताएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में वो फेथ जो है ना वो लैक करेगा कि अल्टीमेटली अ मेल इज डिसाइडिंग ऑन हर थिंग एंड माइट बी जस्ट एज उसकी फैमिली या हस्बैंड या जिससे भी प्रॉब्लम है उन्होंने नहीं समझा तो ये क्या समझेगा। तो बहुत सारी जगह पे दे चूज टू स्टे क्वाइट एंड लिव इन दैट विक्टिमहुड। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं कि उस चीज को कर्व करेंगे, वो जो पैट्रियार्कल बेंड बन गया है औरतों के माइंड में ही, वो भी कहीं ना कहीं से एड्रेस होगा। ज्यादा फेथ आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा रिपोर्टिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करेंगे अपने आप को, महिलाएं पसंद करेंगी अपने केसेस को आगे लाना, क्योंकि अगर ज्यादा औरतें हमारी जुडिशरी में होगी, कभी आपने माहौल देखा है कोर्ट रूम का, ठीक है, इट इज डोमिनेटेड बाय मेन and it is very embarrassing when women of a country are still very shy. It is very embarrassing for her to report what has happened to her, especially when the cases are of rape, violence, domestic violence, sexual harassment or any other thing that is related specifically to her. तो कहीं आपको नहीं लगता कि अगर women judges होंगी तो एक औरत खुल के अपनी बात बता पाएगी? Won't it bring more inclusiveness to justice? Will it or won't it? Want your answers? Are you listening? Yes, ma'am. लगता है आपको कि Right. ज्यादा औरतें होने से ज्यादा औरतें रिपोर्ट करने आएंगी कि नहीं? Yes, ma'am. है ना? तो उस चीज को एक अब आपके माइंड में तो होगा, लेकिन आपको उस चीज को एग्जामिनर को एक्सप्लेन भी करना है। तो ठीक है, तो लैंग्वेज देखो, कोर्ट रूम विल बी मोर वुमेन फ्रेंडली, it will bring more women to seek justice and women will be more open in presenting their case, specifically जब violence, rape, harassment वगैरह के होगा। As when the adjudicating authority is of same gender, it provides more comfortable and friendly environment and brings in the feeling of faith and confidence। ठीक है, तो एक जो confidence है वो उन औरतों में देखने को आ जाएगा, समझे? तो अब उसने बोला था इक्विटी, हमने इक्विटी एक्सप्लेन किया, उसने बोला इंक्लूसिवनेस, हमने इंक्लूसिवनेस एड्रेस किया, अब उसने बोला डाइवर्सिटी, अब हम डाइवर्सिटी एड्रेस करेंगे। जिस दिन आपको क्वेश्चन को एड्रेस करना आ गया उस दिन आपको आंसर लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। हमने सब कुछ नहीं लिखना, पढ़ते तो हम 36 से चीजें हैं, है ना? मार्केट में कोई भी बुक उठा लो, देयर विल बी सो मेनी थिंग्स यार, बट यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग, यू हैव टू राइट द राइट थिंग। ठीक है, अब तीसरा एंगल वो डाइवर्सिटी का बोलता, हम एक्सप्लेन किए। ब्रिंगिंग मोर वुमेन टू ज्यूरी while deciding constitutionally important cases and other important judgments will provide more holistic analysis, diversity of opinion and better outcomes। अब क्या होता है, जो आपने लैंडमार्क जजमेंट्स की बात सुनी है, जब भी होता है तो बेंच ऑफ पीपल बैठते हैं, दे आर लाइक 3 जज बेंच, दे आर 5 जज बेंच, 7 जज बेंच, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 9 जज बेंच भी ऐसे बैठते हैं, है ना? अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए एंड दैट बिकम्स द लैंडमार्क जजमेंट फॉर फ्यूचर। ठीक है, पर आप सोचो अगर उस ज्यूरी में एक कंडीशन लगाया जाए कि सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, अगर मोर वुमेन जजेस होंगी तो इट माइट बिकम अ ट्रेंड कि नहीं वुमेन भी होनी ही चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंट डिसीजन में। सो इट विल एड द एंगल ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि उनका ओपिनियन, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनकी सेंसिबिलिटी, उनकी एम्पैथी दैट माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो इट विल बी अ जेंडर इंक्लूसिव अप्रोच, इट विल एड मोर डाइवर्सिटी टू द ओपिनियंस एंड माइट बी इवन दोस लैंडमार्क जजमेंट्स विल बी मोर फ्रूटफुल, ठीक है, मोर रेलेवेंट। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे एक और एंगल सोसाइटी का डालने से, एक और रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी की डालने से हमें ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, बल्कि हमारे जो आउटकम्स है वो भी बहुत होलिस्टिक आएंगे। ठीक है, अब हम इसको बस ये हमने ज्यादा टाइम नहीं होता यार 10 नंबर में। ठीक है, तो आपने पहले डिजायरेबिलिटी इंट्रोडक्शन लिखा, फिर आपने उसको जो अब हम कंक्लूड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कंक्लूड हम कर रहे हैं When Constitution, देखो कंक्लूजन हमने क्यों, मैंने बोला पॉलिटी का है, पॉलिटी की लैंग्वेज जनरल लैंग्वेज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज, पर आपको बार बार संविधान को लेकर आना है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स होने चाहिए, तभी आपके नंबर जो है वो क्लास अपार्ट आएंगे। तो when Constitution itself talks of gender equality,
एंड जेंडर जस्टिस आर्टिकल 15 हो गया, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 हो गया. देन lesser representation of women on various platforms need to be addressed to ensure inclusive development with promising steps कैसे, such as transparent method of selection and promotion, curbing the nepotism and making the process competitive and open. भाई ज्यादा से ज्यादा औरतों को तरीके भी बता दिए कि ये सब करके आप ज्यादा से ज्यादा औरतों और कंपटीशन वगैरह खोलकर लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान भी आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, तो फिर क्यों लेसर रिप्रेजेंटेशन में रहे हमारी महिलाएं, है ना. तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो एड्रेस आप कर सकते हो. क्या आपको लगता है हमने क्वेश्चन के मुताबिक आंसर लिखा है? I want your responses. That is why I'm doing the Zoom session. Yes मैम, एक एक वर्ड का डिस्क्रिप्शन हमने कर दिया है मैम आंसर में. ठीक है, तो क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है आंसर को, ठीक है, हमें सब कुछ नहीं लिखना, हमें वही लिखना, हमें एग्जामिनर को ये नहीं बताना हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. जो पूछा, अगर आपसे आपके घर का पता पूछा तो नाम बताने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे आपने स्कूल में कितनी पढ़ाई की वो पूछा है तो उसको अपना होम स्टेट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. नंबर तभी आते हैं जब आपने वो लिखा होगा जो क्वेश्चन ने पूछा होगा, वो भी पॉलिटी की है तो पॉलिटी की लैंग्वेज में, ठीक है. छोटा सा आंसर है, मतलब 10 नंबर में आसानी से लिख पाओगे, लेकिन सब कुछ एड्रेस भी हो रहा है, आपके कभी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है. अब हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है. एक सेकेंड, ये जो हमारा क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन, अगेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले 2 बातें बताई कि आपके पॉलिटी पार्ट में जो क्वेश्चन है कहाँ से आएंगे, ठीक है. या तो आपका क्वेश्चन जो है वो बेसिक से पॉलिटी की किताब में जो बेसिक सिलेबस है उससे आएगा या करंट अफेयर से आएगा, है ना. अब ये वाला जो फाइनेंस कमीशन है ये दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है. जब भी उनको लगता है कि whenever there is requirement या after every 5 years या whatsoever, ठीक है, तो आर्टिकल 280 के अंडर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. एंड फाइनेंस कमीशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन डिस्कस करते हैं या प्रिपेयर करते हैं तब भी हम फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है बहुत अच्छे से समझते हैं. अब यहाँ देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है. ये बोल रहे हैं how have the recommendation of 14th Finance Commission of India enabled the state to improve their fiscal position, ठीक है. अब यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट जब ऐसा क्वेश्चन आए, वो भी बोल रहा है कि इसकी रिकमेंडेशन जो है 14 फाइनेंस कमीशन की, उसने स्टेट को कैसे इनेबल किया कि वो अपनी फिस्कल पोजीशन जो है इंप्रूव करें. फटाफट आप अपने दिमाग में ये बिठा लो कि हमारा जो 14 फाइनेंस कमीशन है वो उसने बोला क्या है. पहले तो फटाफट, क्योंकि ये चीज अगर आपने रट्टा लगा के नहीं रखी है तो फिर आप एग्जाम में स्कोर करने के लायक ही नहीं बचोगे. जो चीजें हैं बेसिक है ये तो करनी है. तो फटाफट जैसे मैंने रट्टा लगाया था कि चेंज इन वर्टिकल फॉर्मूला, चेंज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला, इंक्लूजन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है. फिर हमने लोकल जो ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को एम्पावर करना है, डायरेक्ट ग्रांट उनको है. फिर स्पेशल फंड जो है डिजास्टर रिलीफ वगैरह के लिए वो दिए जा रहे हैं. फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ग्रांट्स का जो शेयर है वो थोड़ा कम कर दिया है. फिर जो पॉपुलेशन वाली है उसका शेयर जो है वो वैसा ही है जिसकी वजह से सदर्न स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही थी. तो मतलब ये जो 7-8 मतलब मिनिमम 10 पॉइंट्स अगर आप 10 याद करोगे तो पेपर में 7 की याद आएंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम इतना कम होता है. तो ये 10 तो तैयार करके रखनी है, ठीक है. जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग चाहते हो, जो लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं, इफ दे वांट मी टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ स्टैटिक टॉपिक्स जो पूछे ही जाने होते हैं, उन्हीं में से आता है यार, बाहर से कहीं नहीं आता, इतना कोई नहीं पढ़ सकता, लिमिटेड होता है. तो आई विल इवन हेल्प यू आउट विद दैट, ठीक है. पर अपनी एक लिस्ट बनाने की आदत डालो कि मैंने पढ़ना क्या है और क्या नहीं, ठीक है. तो जब ये आया, हाउ हैव द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एनेबल द स्टेट टू इंप्रूव द फिस्कल पोजीशन, तो सबसे पहले मैंने 14 फाइनेंस कमीशन धड़ाधड़ जो रट्टा लगा के रखा है जब आया था वो जो है वो फटाफट याद कर लिया. फिर मैंने अब मैंने याद तो किया पर लिखा नहीं, क्योंकि अब मैं देखूंगी पूछा क्या है. रिकमेंडेशन तो है पर पूछा क्या है कि उन्होंने स्टेट को कैसे इंप्रूव किया. तो फटाफट मैं अपने दिमाग में ये बिठाऊंगी कि यार ये जो रिकमेंडेशन है
इसको इसको इससे स्टेट की फिस्कल पोजीशन कैसे इंप्रूव होएगी, और वही एक्सप्लेनेशन वो रिकमेंडेशन पकड़ के कैसे स्टेट की फिस्कल पावर को इंप्रूव करेगी, वो रिकमेंडेशन वो फटाफट मैं लिख दूंगी। समझ रहे हैं आप? तो इतना कर जो है वो काम जो है वो मुझे इसमें करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि यही काम हमने कैसे किया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, जब भी पॉलिटी की इंट्रोडक्शन, देखो करंट से इंट्रोडक्शन आई, मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल के बारे में डाल दिया। ठीक है, कई बार इंट्रोडक्शन डायरेक्टली क्वेश्चन से उठा के मैं उठा ले रही हूँ। अब यहाँ पे तो मेरे को पता है फाइनेंस कमीशन है, इसमें तो मैं पॉलिटी से रेलेवेंट और आर्टिकल, पॉलिटी में अगर आप आर्टिकल लिखोगे कसम से आपको एक नंबर पक्का मिलेगा एक्स्ट्रा। अब आप बोलो 1 नंबर की क्या कीमत है मैडम, तो आप सोच लो कि 20 क्वेश्चन में 1 नंबर और 80 में से 100 नंबर का फर्क तो वहीं पड़ गया है ना यार। आधा नंबर भी बहुत रेलेवेंस रखता है जब सिलेक्शन नहीं होता ना। ठीक है, जब मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ था ना, तो मेरे में और सिलेक्शन में 20 ही नंबर रह गए थे। ठीक है, तो एक सिंगल नंबर काउंट्स। ठीक है, तो इसलिए आप पॉलिटी में आर्टिकल लिखने की जो आदत है वो डाल दो। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 14th Finance Commission, Article 280, constituted under chairmanship of Dr. Y.V. Reddy, gave the following recommendations to improve the fiscal health of the states. अब मैंने यहाँ पे हल्का सा उसको बता दिया कि मुझे तो पता है भाई 14th Finance Commission आर्टिकल 280 जो बनता ही बनता है उसके अंडर है, और ये किसके अंडर बनी, और इसने ये रिकमेंडेशन दे दी स्टेट्स की फिस्कल पोजीशन को इंप्रूव करने की। अब वो जो रिकमेंडेशन होगी उसको मैं डायरेक्टली लिंक करूंगी किससे, हाउ दे इंप्रूव द फिस्कल पोजीशन ऑफ द स्टेट। अब पहली रिकमेंडेशन है it recommended, ठीक है, its recommendation will enhance the state autonomy in determining expenditure as per area specific needs, which is bottom up approach, जो हमें चाहिए, top down नहीं चाहिए, bottom up चाहिए, as it changes the vertical formula which increases the share of state in divisible pool of tax from 32% to 42%, thereby more funds are available for disposal. अब यार अगर आपने फाइनेंस कमीशन तैयार किया होगा तो ये तो पढ़ लिया आपने कि वर्टिकल फॉर्मूला चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला चेंज हुआ, पर उसका रेलेवेंस भी साथ में सोचो, कुछ हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर ये फॉर्मूला चेंज हुआ है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप छोटी सी चीज अपने दिमाग में बिठाओ। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि हम 32 से 42% जो फंड है वो देंगे आपको। ठीक है, स्टेट्स को जो ग्रांट से इतनी ज्यादा मिल रही है, इतना शेयर मिल रहा है। ठीक है, जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स है उसमें से। ठीक है, अब 42% में से क्या होगा यार, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा डेफिनेटली फिस्कल पोजीशन डायरेक्टली इंप्रूव हुई, ऊपर से ये अनटाइड फंड्स है। ठीक है, तो ये आप डिटरमिन करेंगे इसका एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपका एरिया है, एरिया स्पेसिफिक नीड्स पे, कि बॉटम अप अप्रोच। अब मान लो पहले आ रहा था हर जगह हेल्थ को इतना दिया, इसको इतना, इस स्कीम में इतना दिया, उस स्कीम में इतना दिया, इस बार इन्होंने स्कीम में कट कर दी। ठीक है, और डायरेक्ट पैसा ज्यादा दिया। उससे क्या होगा कि अगर मेरे यहाँ पे हेल्थ इंप्रूव्ड है पर मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिए और पॉलिसीज की जरूरत है, तो मैं उन पे खर्चूंगी। तो जो स्टेट की जो रीजन स्पेसिफिक जो डिस्पैरिटीज है एरिया स्पेसिफिक, उनकी डिमांड को एड्रेस करने के लिए पैसा जो है वो ज्यादा आ गया। ठीक है, तो ये बता रहे कैसे फिस्कल पोजीशन को इंप्रूव किया। सेकंड, कमीशन ने हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला भी चेंज कर दिया, इसमें 2 नए वेरिएबल लाए, एक 2011 की पॉपुलेशन और फॉरेस्ट कवर। अब जब भी रिकमेंडेशन दे रही हूँ कैसे फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो होगा, कैसे वो फिस्कल पोजीशन इंप्रूव करेगा, तो वो मैंने लिखा दिस रिकमेंडेशन मेड। अब यहाँ पे एक वो है डिबेट कि सदर्न स्टेट जो है उन्होंने अपने कंसर्न भी किए कि यार हमारी पॉपुलेशन तो कम है क्योंकि हमने पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स अडॉप्ट कर लिए थे। तुमने तो नॉर्दर्न स्टेट जो यूपी बिहार है उनको फायदा दे दिया पॉपुलेशन जोड़ के, और हमें नुकसान। बट स्टिल ठीक है, अब जिसको ज्यादा पॉपुलेशन, ऑब्वियसली यार जहाँ पे ज्यादा लोग है वहां पे ज्यादा जरूरत होगी, तो स्टेट का कंसर्न भी अपनी जगह है, तो वो डिबेट आपको लेकर आनी है। They were putting them at advantage in getting grants. ठीक है, उसके बाद putting them at disadvantage in getting grants. ठीक है, southern states ने population limiting measures कर लिए थे। फिर उसके बाद inclusion of forest, अब forest भी है, this will promote the sustainable development and green economy. It is sustainable development and green economy. तो ये जो है ये आपके फॉरेस्ट को वेरिएबल को इंक्लूड करने से हुई। अगेन दिस विल प्रमोट द ग्रीन ग्रोथ
and will also promote the green GDP. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया कि कैसे फिस्कल पोजीशन जो है ना उसको ग्रीन फिस्कल लेकर आ रहा है। फिर अब अनटाइड फंड्स की मैंने बात की, with lesser focus on centrally sponsored schemes. इन पहले आती थी सीधे centrally sponsored schemes, अब untied funds है। This will help state manage better according to the किसे regional requirements, needs and local concerns. ठीक है, therefore reducing the wastage and increasing the efficiency. तो इस तरीके से again fiscal position improve हुई। आप देख रहे हैं हर रिकमेंडेशन को हम फाइनली बता रहे हैं कि कैसे फिस्कल पोजीशन इंप्रूव हुई स्टेट की, क्योंकि उसने पूछा ही है कि सिंपल बोला रिकमेंडेशन और फिस्कल पोजीशन दो उठा लिया, लिंक करो, ऐसे आंसर को लिखो। Commission has also recommended empowerment of local bodies by providing them direct grant and also provided performance grants. तो इससे क्या होगा, more resource available at local level, जिससे nepotism कट होएगी, ठीक है, despotism कट होएगी, corruption कट होएगी, क्योंकि अब जो funds है वो directly wait नहीं करना पड़ेगा, hindrances नहीं आएगा, red tapeism नहीं होएगा, white elephant approach नहीं होएगी कि बैठ गए हैं उसके ऊपर और काम ही नहीं होने दे रहे, फाइलें पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सीधे पैसे अनटाइड फंड्स आ रहे हैं लोकल लोगों तक। अगेन दिस विल इंप्रूव द फिस्कल पोजीशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल बॉडीज की जा रही है ना। तो अब हम इसको इतना ही लिख पाएंगे, टाइम नहीं होता, उससे ज्यादा ना स्पेस होती है। सो दीज रिकमेंडेशन आल्सो अलोंग विद अदर रिफॉर्म्स सच एज टैक्सेशन रिफॉर्म सच एज जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में भी सेंटर स्टेट दे दिया है कि भाई अपने खर्चे खुद निकालो, है ना, कि स्टेट पे सेंटर पे बर्डन कितना होगा डिवाइड कर लिया है कि ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी है ना। विल डेफिनेटली इंप्रूव अ fiscal position of state as well as give a boost to cooperative federalism. Now please my dear students, see the language of the answer. I have started by mentioning about Article 280 of the Constitution. Then I went to all the recommendations and linked with them how they will improve the fiscal position of the state. And then at the end again I have come back linking it with the other set of reforms related to fiscal, finance, पैसे से related taxation reforms. And then further पूरा किस अम्ब्रेला के अंडर आया ये, अंडर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, जब मैंने फाइनेंस कमीशन की बात की मैंने कहा था सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए भी इसको तैयार करते हैं। तो अल्टीमेटली लिंकिंग इट विद द बिगर टॉपिक। तो ये जो शब्द हैं ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द वही लिख सकता है जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी बड़े टॉपिक को मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव से समझने की। हर कोई शब्दों को कहीं भी नहीं लिख सकता, और पेपर ही सारा शब्दों का खेल है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं आएगा कि आप सोचो कि ये एकदम लिख लिया, एकदम क्वेश्चन के सटीक आंसर हम तो लिख नहीं पाते। तो ये सालों की मेहनत है। To what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of executive in India? अब ये भी जो क्वेश्चन है आपका ये स्टैटिक पार्ट से है। ठीक है, जो आपका स्टैटिक पार्ट है पॉलिटी का वो है पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। एक टॉपिक करके आपको प्रिपेयर करना होता है, एज सच नहीं लिखा, पर एक पार्लियामेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपको जो है वो तैयार करना होता है। ठीक है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे, जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है सब हेडिंग में, ठीक है, तो और एक्सप्लिसिटली भी है और इम्प्लिसिटली भी है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, बस हम इसको प्रेजेंटेशन ही देख रहे हैं। सीधा क्वेश्चन है तो सीधा हमने टारगेट भी किया है, 10 नंबर का है, ज्यादा स्कोप छोड़ते नहीं है लिखने का। हमने सीधे क्वेश्चन को पकड़ा कि उसने पूछा टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज एबल टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। हमने भी सीधे बता दिया पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इन द सिस्टम। इट इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म सच एज, अब सब हेडिंग में हमने उनको डिवाइड कर दिया, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, प्रेजेंटेशंस, ये अलग से। फिर क्या इनसे क्या होगा, परफॉर्म्ड वाया कैसे, क्वेश्चन आवर, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन,
प्रोसीजर ऑफ पैसेज ऑफ बिल्स इन बोथ हाउसेज, वोटिंग ऑन बिल्स जिसे डिटेल्ड डिस्कशंस होती है. दिस इंश्योर्स दैट एवरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज थॉरली एनालाइज्ड, it is discussed, it is debated, and thereby it ensures the executive accountability. तो ये नहीं लिखना कि सिर्फ कैसे डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, डिस्कशन ऑन बिल्स, पैसेज ऑफ बिल्स, वो तो है, बट अल्टीमेटली हाउ एवरी, ये क्या कर रहा है कि ये जो एवरी एक्शन है ये एनालाइज करवा रहा है, उसको डिबेट करवा रहा है, thereby ensuring the executive accountability. तो लिंक करना है, ठीक है, कि मैकेनिज्म विद द आंसर कि कैसे इंश्योर कर रहा है ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है. अकाउंटेबल. अगला मैकेनिज्म, पासिंग ऑफ सर्टेन मोशंस सच एज नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन. अब एक्सप्लेन किया, पहले तो बताया मैकेनिज्म, अब उसको किससे एड्रेस किया, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया. सच मोशंस कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन यूज ऑफ ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक पावर, ठीक है, अथॉरिटेरियन पावर and dictatorship by the executive, as these motions have power to bring down the government. ठीक है, सरकार गिरा सकते हैं ये मोशन अगर पास हो गए, तो इसीलिए ये उनकी ऑटोक्रेटिक, डिस्पोटिक, डिक्टेटोरियल पावर टेंडेंसीज को कम करते हैं. एक डर रहता है यार, है ना. Hence ensuring executive accountability and a reminder to follow rule of law while exercising their power. तो समझ रहे हो, पहले मैकेनिज्म और किससे लिंक किया, हाउ टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, कि ये वाला मैकेनिज्म कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है, ये वाला मैकेनिज्म कैसे कर रहा है. तीसरा देखते हैं, रोल ऑफ कमिटीज सच एज, अब मैकेनिज्म बताया, फिर एक्सप्लेन, सेम पैटर्न. Role of committees such as Parliamentary Account Committee, Estimate Committee, Committee on Public Undertaking, etc. These committees keep a check on government expenditure and policy formulation. This ensures that money granted is spent within the scope of the demand, thereby assuring accountability, financial accountability of the executive. तो समझ आ रहा है आपको कि कैसे accountability कर रहे हैं. हमने parliamentary accountability कैसे हो सकती है, बहुत सारे मैकेनिज्म है, उसको 3 सेट में डिवाइड किया, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, मोशंस और रोल ऑफ कमिटीज. इसमें डिवाइड करके एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे पार्लियामेंट्री कमिटी की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करेंगे, और उसके बाद अब एंड करना है. देखो 10-10 नंबर में इतना ही लिख सकते हैं, है ना. ज्यादा आता तो हम बड़ी सारी चीजें लिखते, एग्जाम्पल भी डालते हैं, और ठीक है. फिर उसको कैसे लिंक किया. However, in recent times, कुछ challenges के बारे में बताया. Many challenges have been seen to emerge in ensuring accountability, such as majority government जब भी पावर में आ जाती है वो इग्नोर करती है discussions and viewpoint of minority. मतलब प्रॉपर जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, दैट इज DDD, डिबेट, डिस्कशन एंड डायलॉग. जो 3 D है डेमोक्रेसी के, डिबेट, डिस्कशन एंड डायलॉग, जो एसेंस है वो हमारा एड्रेस नहीं हो पाता, बिकॉज मेजॉरिटी गवर्नमेंट देखती है कि हम पावर में है तो जो माइनॉरिटी है वो बोलती रहे. देन बाय पासिंग डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बाय अडॉप्टिंग ऑल्टरनेटिव रूट, जैसे मनी बिल रूट हो गया या रिपीटेड यूज ऑफ ऑर्डिनेंस हो गया, ठीक है, विदाउट नेसेसिटी, ठीक है, कॉन्ट्ररी इज कॉन्ट्ररी टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कैसे आजकल के टाइम में अगर सरकार जैसे रिजीम में मेजॉरिटी वाली है तो वो सोचते हैं कि जो उनके मन में आया विदाउट डिस्कशन के बस हम निकालें, बट दे ओनली रिप्रेजेंट द विल ऑफ मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. लेकिन दूसरे जो बैठे हैं उनको भी तो लोगों का वोट मिले हैं. तो डेमोक्रेसी तो चलती ही ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. ठीक है, तो अगर वो ही नहीं हो रहा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ही नहीं आ रही, तो हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फेल हो जा रहे हैं. तो ये हमने थोड़े से चैलेंजेस भी बताए फटाफट 2-3 लाइन में. ठीक है, आंसर को होलिस्टिक बनाने के लिए अब हम लिख रहे हैं कंक्लूजन. Therefore, it can be seen that a healthy criticism is essential for democratic functioning, and executive accountability is paramount in order to prevent despotic autocratic rule. Therefore, it cannot be diluted in any circumstance. It is essential to adopt measures such as mentioned in 15-point charter listed by respective vice president. तो वाइस प्रेसिडेंट ने थोड़ा टाइम पहले एक चार्टर दिया था कि यार ये पार्लियामेंट में अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो इन चीजों को एडहेयर करो. अब टाइम नहीं है हमारे पास, ना जगह है वो चार्टर पूरा लिखने की, पर बस एक हिंट एंड में कहते हैं ना कि एक हिंट देके गए हो आप एग्जामिनर को कि भाई ये तो देख, मुझे ये भी पता है कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है, वो क्या मैकेनिज्म है, कैसे मैंने क्वेश्चन से किया, फिर मैंने कुछ चैलेंजेस भी बताए रिसेंट टाइम के, एंड अल्टीमेटली मैं एग्जामिनर को इंप्रेशन देके जा रही हूँ कि करना कैसे है वो अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, तो हमें अकाउंटेबिलिटी भाई जो वाइस प्रेसिडेंट ने बोल दिया ना चार्टर, उनको मान लो,
ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देकर हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया एक वाइडर थॉट प्रोसेस के साथ, है ना। और ऐसे पॉजिटिव एंड पे छोड़ के हमने एग्जामिनर को क्या इंप्रेशन दिया कि सर हमें बड़ा कुछ आता है, यहाँ पे टाइम होता तो हम चार्टर भी लिख देते, हम और भी बड़ा कुछ लिख देते, तो आपको भर भर के नंबर मिलेंगे, यू विल नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड। तो सिंपल सा था पॉलिटी का ये तो बेसिक का, लेकिन हमने इसको प्रेजेंटेशन को हमने देखो सिंपल बनाया, सब हेडिंग्स दी और कंक्लूजन भी दिया, एक कॉन्ट्ररी एंगल भी लिखा, एंड दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गया कि हमें कैसे करना है ये, कैसे एड्रेस करना है, आ रहा है समझ। किसी को घबराहट हो रही है, किसी को लग रहा है कि आप शेयर करो अपने व्यूज, तभी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। जितना बोलोगे, जितना खुलोगे, उतना बेटर सीखोगे, उतनी जल्दी निकल जाओगे, है ना। मन में कोई बात नहीं रखनी। आज आपके सामने मैं इसलिए हूं ताकि मतलब मेरे को रिकॉर्ड करके देने में क्या फायदा, मुझे समझ ही ना आए मैं क्या दे पा रही हूँ क्या नहीं, है ना। अगर आपके फीडबैक आएंगे, मुझे पता चलेगा कि आपको ये चाहिए, तो मैं उस तरीके से आपको डिलीवर करूंगी। आपको किसी को कुछ घबराहट हो रही है कि यार ये आंसर्स मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ी है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से लिखे हैं या कैसे बनाने हैं, या किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तरीका सही नहीं है, क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो रहा है, या मैं बड़ा कुछ और लिख सकते हैं, या किसी को कोई ऑल्टरनेटिव थॉट्स, बताओ, शेयर करो, डरने की जरूरत नहीं है। चलो एंड में दोबारा लेते हैं हम इस डिस्कशन को, ठीक है। अब हम पॉलिटी पार्ट में से लास्ट क्वेश्चन जो है, जो 10 मार्क्स में लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी पार्ट में से पूछा गया है, उसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये बेसिक का तो पार्ट है, पर ये थोड़ा सा गवर्नेंस का भी पार्ट है ना। क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स एंड ऑल, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये सारे जो है आपके ये इस तरीके से आपके मतलब जो गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों का मिक्स सा पार्ट है। तो फटाफट हम देखते हैं। प्रेशर ग्रुप प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ये समझने की कोशिश करो कि ये नहीं पूछा उसने प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ये भी नहीं पूछा प्रेशर ग्रुप क्या करता है, सीधे बोला है, एक लाइन दी है कि प्रेशर ग्रुप जो है पॉलिसी मेकिंग को बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, नंबर 1। दूसरा, अब आप एग्जांपल देके बताओ कि बिजनेस एसोसिएशंस ने क्या कैसे पब्लिक पॉलिसी को इम्पैक्ट करती हैं। अब ये आंसर हमने डायरेक्ट पॉलिटी के आंसर्स को घुमाना नहीं है, आपने सीधे लिखना है, ठीक है। जरा इंट्रोडक्शन देखें हम इसकी, हल्की सी हमने इसको इंट्रोडक्शन जो है 1 सेकेंड देने की कोशिश की है कि प्रेशर ग्रुप who play a vital role in democratic setups. Pressure group play a vital role in democratic setups. होने लगेगा, pressure group play a vital role in democratic setups. They are the balancing wheel in democracy and very important pillars. भाई लैंग्वेज मैटर्स, ये सारी पॉलिटी की लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज कहाँ से आएगी? जब आप प्रिपेयर करोगे आप ये नहीं लिख सकते कि प्रेशर ग्रुप, सिंपल में लिखोगे ना वो मजा नहीं आएगा। आप ये नहीं लिख सकते कि प्रेशर ग्रुप वो है जो सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के अपने काम निकलवा लेते हैं। दिस इज वेरी लेमैन। थोड़ा तो फॉर्मल लैंग्वेज हो, है ना, सिंपल हो, इजिली अंडरस्टूड हो, पर थोड़ी फॉर्मल हो। तो दे आर द बैलेंसिंग व्हील इन डेमोक्रेसी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। These interest groups, तो इनका कुछ इंटरेस्ट होता है, they are responsible for representation, listening, questioning, demonstrations, propagandas, petitions, and expressing the grievances. They act as a interface between the government and those being governed. अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे पूरा प्रेशर ग्रुप एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, पूछा तो था नहीं कि व्हाट इज प्रेशर ग्रुप। लेकिन अगर आप ऊपर देखो, मैंने ये नहीं लिखा व्हाट इज प्रेशर ग्रुप। अगर वो लिखना होता मैं लिखती इट इज अ ग्रुप ऑफ इतने इतने पीपल हु फाइट फॉर, वो नहीं लिखा। उसने पहली लाइन दी थी, वो भी तो क्वेश्चन सीधे पूछ सकता था, हाउ बिजनेस एसोसिएशन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसी। मैंने क्वेश्चन को समझ के आंसर लिखा, उसने लिखा
pressure group play a vital role in influencing public policy making in India. तो कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया कि दे प्ले अ वाइटल रोल इन डेमोक्रेटिक सेटअप. वो बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग व्हील है डेमोक्रेसी के. कैसे कैसे वो पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं लोगों की, वो लाइजनिंग करते हैं, वो क्वेश्चनिंग करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, वो पिटीशन डालते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं ग्रीवियंसेस, वो हड़तालों पे स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं. अल्टीमेटली इंटरफेस है वो सरकार और उसके बीच में, सरकार और लोगों के बीच में, ताकि सरकार को पता चले कि लोग उनसे क्या चाहते हैं और सरकार लोगों तक पहुंचा सके कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, है ना. तो वो जो इंटरफेस है वो ये पब्लिक पॉलिसी, इसलिए इनका पब्लिक पॉलिसी में ये जो रोल है ये है. समझ आया आपको कि हमने पहली लाइन को ही एक्सप्लेन किया. अब डायरेक्टली बेकार का तो लिखना ही नहीं है. Explain how, second part, explain how business association contribute to public policy. अब directly now business group association contribute in a following manner. कैसे? Number 1, they provide a platform for consensus building and communicate the same to the government. अब जैसे आपस में कोई भी पॉलिसी आ रही, वो बोलेंगे नहीं यार हमारे ग्रुप के लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, फिर वो रिप्रेजेंटेशन देंगे. तो एक तरीके से वो अपना कॉन्सेंस पहले बिल्ड करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे. तो इस तरीके से वो सरकार तक वो बातें पहुंचा देंगे जो उनके हित में होगी. ठीक है, एग्जाम्पल दिया हमने. ड्यूरिंग जीएसटी लॉ फॉर्मुलेशन डाइवर्स व्यू पॉइंट इवन फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स वर हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग अ टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम. ठीक है, बिजनेस ग्रुप बकायदा उसको बिठाया गया था टेबल पे, भाई ये लॉ आ रहा है, तुम बता दो तुम्हें क्या दिक्कतें हैं, हम तो चाहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से टैक्स दो, हम नहीं चाहते कि टैक्स टेररिज्म हो, है ना. तो उन्होंने सलाह मशवरे दिए, इसीलिए एक टैक्स फ्रेंडली रिजीम जो है वो हम बना पाए. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग विद एग्जांपल हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग? इट इज सिंपल. अगला चलते हैं. इट एक्ट एज अ सेफ्टी वैल्व इन डेमोक्रेसी. कैसे? एंड रेजेस द कंसर्न ऑफ बिजनेसेस. फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला था ना, एग्जाम्पल बताओ. When FDI was being allowed in retail, was being discussed, the business group expressed their concerns through Hartal Andolan and Bharat Bandh. However, these concerns were taken care of while formulating the policies. तो जब FDI in retail है तो ultimately एक safety valve हो गए, है ना, कि आम आदमी मारा ना जाए, जो छोटा बिजनेसमैन है वो सफर ना करे, कहीं बड़े आके सारा मोनोपोली कर जाएं. तो इनके जो कंसर्न्स है वो भी एड्रेस किए गए, लिमिट में किया गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई. तो इस तरीके से they also act as a safety valve in democracy, ultimately impacting the framing of public policy. देख रहे हैं आप एग्जाम्पल से कैसे लिख रहे हैं हम. अगला देखो आप. ठीक है, उसके बाद बोलते हैं their representation while discussing add element of holism to policies. Example, even in Niti Aayog, representation from professional intelligentsia from the business section are involved and considered by making any public policy formulation. Even Niti Aayog में आपको पता है कि सबको इंक्लूड किया जा रहा है, इस ग्रुप को भी इंक्लूड किया जा रहा है इनके आइडियाज के लिए. ठीक है, so they add an element of holism to the policy making. अगला देखो, they communicate grievances of the businesses, they act as a lobbying group. अब जो भी है हमने वो सब कुछ लिख दिया. In short, they form important channel of a two-way communication. ठीक है, ये हमने पूरे points जो है इसके वो लिख दिए. उसके बाद हम लिख रहे हैं however. ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई? however, ठीक है, तो उसके बाद ये बोलता है ये सब करके ये क्या हो गया. हाँ, एक्ट एज इन वो हॉलिज्म. ठीक है, उसके बाद ही बोलता है however हम कुछ प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं. however it has also been seen that many times such associations have led it to crony capitalism, कि अपने फायदे के लिए सरकार को चलाना, सरकार को मैनिपुलेट करना, एक ऐसी लॉबी बन जानी जो सिर्फ अनफेयर एडवांटेज ले रही हो. जैसे हमने इसका एग्जांपल भी दिया. एग्जांपल हम हर चीज का दे रहे हैं. वेयर बिजनेस लॉबी फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट एंड टेक अनफेयर एडवांटेज. कैसे? एक एग्जांपल दिया 2000, इसको ना बॉक्स बना के, एग्जांपल को ऐसे ऐसे डब्बा बना के प्रॉपर लिखना, बड़े नंबर मिलेंगे. ठीक है, इन 2015, ठीक है, when ill effect of tobacco industry were being analyzed in parliament, then one member debated in favor in support of BD industry. He claimed that BD has no adverse impact on health. ठीक है, his stand was clear because that MP had a turnover of more than 250 crore from BD business. तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो बिजनेस ग्रुप है, ठीक है, वो क्या है,
ये इंटरनल प्रेशर ग्रुप बन गया, इंस्टीट्यूशनल, जो कि सरकार के अंदर जाके उसको प्रेशराइज कर रहा है बिजनेस फेवरेबल पॉलिसीज के लिए। तो यहाँ पे ये बिजनेसेस को तो प्रॉफिटेबल है, पर ये गवर्नमेंट और आम जनता के लिए हार्मफुल है। तो ऐसी नेगेटिव प्रैक्टिसेस को कर्ब नहीं करना है। तो इन ओवरऑल देखें कि प्रेशर ग्रुप होना अच्छी बात है, जब तक अपना इंटरफेस की तरह एक्ट किया, जब तक अपना व्यू पॉइंट रखा, जब तक अपनी डिमांड्स रखी। लेकिन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए अनएथिकल मोटिव से पब्लिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना, इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो फिर हम बोल रहे हैं मोर ओवर इन, फिर हमने एक्सप्लेन किया मोर ओवर इन रिसेंट टाइम स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन रहा है बिजनेसमैन का पॉलिटिक्स में, जैसे कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिजनेसमैन एमपी राज्यसभा में देखने को मिल रहे हैं। फ्रॉम देयर दे बिकम इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, है ना, उसके पार्ट बन जाते हैं सरकार के ही। दे हैव एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन एंड यूज इट टू देयर एडवांटेज। ठीक है, एंड वोट एज पर देयर इंटरेस्ट। तो ये चीज जो है, ये प्रेशर ग्रुप की अनोमली जो है, ये बहुत ही गलत है। ऐसी अनोमली नहीं होनी चाहिए, ये डिफीट कर देगा पर्पस सही का, है ना। Therefore, it is high time that influence of public policy by business remain within the framework of being ethical and moral, with the in order to serve the larger interest of public and nation। ये नहीं कि अपना ही घर भरो, देश का कल्याण करो, देश का भला करो। तो आप देखो कि क्वेश्चन को हम कैसे कैसे एड्रेस किए। उसने पूछा था प्रेशर ग्रुप प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। हाउ नहीं पूछा था, हमने एक्सप्लेन कर दी पहली लाइन, छोटे में 3-4 लाइनों में। फिर वो बोला कैसे बिजनेस एसोसिएशन पब्लिक पॉलिसी को कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने 2 एग्जांपल पॉजिटिव के दिए, 1 एग्जांपल नेगेटिव का दिया। फिर बोला कि ढंग से अगर वो एथिकली और मॉरली नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे तभी सब काम बढ़िया चलेगा। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन को कैसे। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैम ये एग्जांपल कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों जी ये एग्जांपल तो अखबार पढ़ने से ही मिलेंगे।